चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल के जिन क्लासेस 786 पे। तो आज का जो सेशन है बच्चा जी, आज क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चलेगा और एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 5 तक पढ़ा दिए हैं। जो लोग नहीं देखें जाकर देख लीजिए, वीडियो अपलोडेड है। आज हम लोग चैप्टर 6 पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि आज आप लोग को हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हम ज्योमेट्री, आप लोग को बुक में ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका प्रश्नावली 6.1 बनाने से पहले जो है थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ है ना, उसको पहले समझो ताकि वो आसानी से बन सके। जो लोग नया है सब्सक्राइब कर लो। और आपको बताते हैं मेरे चैनल पर सारे सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, जिसको जिस सब्जेक्ट का चाहिए वो जाकर प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे फोटो पर क्लिक करना, उसका प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको सारा मिलेगा। साइंस का मिलेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबका मिलेगा, एसएसटी में भी सबका मिलेगा। तो जाके देखो, सब मिलेगा। और शाम में लाइव आते हैं, शाम में लाइव आओ 6 बजे, ऑब्जेक्टिव का सेशन चलता है, ठीक है ना। चल, तो हम क्या बता रहे हैं, हाँ हम पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स जो देखो, सबसे पहले तो लोग 9th में एक वर्ड पढ़ा होगा, याद होगा, सर्वांशम। तुम लोग को याद होगा सर्वांशम का नाम तो सुना होगा। सुना क्या होगा कि तुम लोग को पढ़ाए है ना, क्या सर्वांशम, जिसका आकृति इस तरीके से होता है, तुमको याद होगा ऐसे। कुछ याद आ रहा है क्या तुम लोग को? कुछ याद आ रहा है आकृति, है ना। तो ये किसका आकृति है? सर्वांशम का आकृति। सर्वांशम का मतलब क्या होता है? तो देखो, सर्व का मतलब सभी, अंग जिसका सभी अंग असम में बराबर, यानी सभी अंग क्या होना चाहिए? बराबर, यानी समान। सभी अंग क्या हो? समान हो। तो क्या हो गया? सभी अंग समान। सभी अंग समान। सभी अंग अगर किसी भी आकृति का अगर सभी अंग समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो सर्वांशम है। सभी अंग का मतलब उसका भुजा, उसका कोण, है ना, जितना भी है सब क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सर्वांशम। ठीक है बच्चा जी। जैसे मान के चलो कि मेरे पास 2 त्रिभुज है, ठीक है ना। एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, और एक और मेरे पास यहाँ पे भी त्रिभुज है। और हम इसका कुछ नाम, जैसे मान के चलो ये अगर 5 होगा, ये 6 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। इसको भी करते हैं 4, 5, 6। समझ रहा है बात को? और इसको देखो, इसको करते हैं 3, 4, इसको कर देते हैं 5। अब ध्यान से देखना, हम अभी क्या बोले थे? सर्वांशम का मतलब क्या होता है कि सभी अंग समान। सभी अंग समान। तो सभी अंग समान का मतलब अगर हम ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये दोनों में तुलना कर रहे हैं, तो इस भुजा को देखो और इस भुजा को देखो, क्या ये 5 है और ये कितना है? क्या ये समान होगा? नहीं। इसके बराबर है? नहीं है, तो ऐसे कैंसिल हो गया। अगर इसको देखो, हम इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो इस भुजा को यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी इसी भुजा को देखेंगे, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5। अगर हम इस भुजा को देख रहे हैं तो इसको देखो, यहाँ भी कितना? 6 और यहाँ भी 6। इस भुजा को देखो तो यहाँ 4 और इस भुजा को देखो तो यहाँ 4। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों भुजा इसका क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कि इसका अंग जो है वो कैसा है? समान है। अच्छा, ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, तो ई वाला जो मान लो ए हो गया, ए बी हो गया, इसी हो गया, तो ई कोण इसके बराबर हो जाएगा और ई कोण इसके बराबर हो जाएगा और ई कोण इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहा है? तो हम क्या बोल देंगे इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे? समरूप, सर्वांशम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वांशम बोलेंगे। यानी कि जब इसको उठा करके हम इस पर रखेंगे ना, ये पूरा झंप जाएगा, पूरा झंप जाना चाहिए, एकदम पैक हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो सर्वांशम। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। एक होता है समरूपता, एक होता है समरूपता, है ना। देखो, सम माने समान या बराबर, सम माने समान या बराबर। और रूप का मतलब रूप, जिसका समान रूप है, यानी कैसा रूप होना चाहिए? समान रूप। हाँ, समान रूप, यानी इसमें रूप समान होगा। क्या समान होगा? रूप। इसमें रूप समान होगा। रूप समान का मतलब है कि देखने में एकदम एक ही जैसा लगेगा, देखने में एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसका हाइट या उसका जो अंग रहेगा वो बराबर नहीं रहेगा। जैसे यहाँ हम देखे थे, तो देखो ये तो दोनों तो बराबर था, यानी इसके ऊपर इसको रखने तो पूरा पैक हो जा रहा था, झप जा रहा था। लेकिन इसको से तुलना करो तो देखो, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इसका अंग बराबर नहीं है। अंग बराबर है ही, लेकिन देखने में एक जैसा है। ये भी दिखने में त्रिभुज के जैसा, ये भी त्रिभुज के जैसा है, यानी रूप बराबर है। कैसा बराबर? इसका रूप बराबर है। तो ये क्या हो गया?
तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ये लोग समरूप, ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है। लेकिन अगर इसको देखने के लिए क्या है, ये कुछ हो जाएगा सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अभी समझाया था ना हम, क्या हो गया सर्वांगसम। समरूप का सिंबल क्या होता है, तो समरूप का सिंबल सिर्फ ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से। ये क्या हो गया, समरूप यानी समरूपता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब किसी भी त्रिभुज, अच्छा हम और फिगर कुछ लेना चाहेंगे तो जैसे देख, जैसे मान ले कि मेरा क्या है, देख ये मेरा वर्ग है, ठीक, छोटा वर्ग है, ये वो बड़ा वर्ग है, समझ गया। ये मान लो ये मेरा छोटा आयत है, ये वो हम बड़ा आयत ले लिए। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ ये दोनों जो आकृति है वो कैसा है, समरूप है कि सर्वांगसम है, समरूप है। क्योंकि देखो ये दोनों अंग तो बराबर नहीं है भाई साहब इसका, लेकिन रूप बराबर है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी देखो, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये छोटा है, क्या है, बड़ा है। तो रूप सिर्फ बराबर है, रूप सिर्फ बराबर है। जैसे नहीं होता है कि किसी किसी का हम शकल मिल जाता है, नहीं रहे एकदम बिल्कुल हमरे जैसा रहेगा, मान के चलो हमारे रूप का ही रहेगा, तो उसको बोले कि हम दोनों समरूप हो गए। क्या हो गए, लेकिन हो सकता है तो मेरे से लंबा थोड़ा हो, हम थोड़ा छोटे पड़ जाए, तो अंग तो बराबर नहीं हुआ, तो उसको सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, है ना। तो समरूपता और सर्वांगसम समझ में आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमारा जो समरूपता होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, यानी समरूप होने का शर्त, समरूप होने का यानी समरूप का जो शर्त है, समरूप का शर्त, ये दो बातों पर निर्भर करता है। समरूप का शर्त कितने बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। अभी संगत कोण क्या होता है अभी समझा देते हैं। पहला क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा जो संगत भुजा होगा, संगत भुजा होगा, यानी कि संगत भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजा बराबर, यानी संगत कोण भी बराबर हो और साथ में संगत भुजा भी बराबर हो। यानी संगत भुजा बराबर नहीं बल्कि समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, समानुपाती। अभी समझा देंगे सबका मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों हमारा क्या था, सर्वांगसम था, लेकिन ये दोनों हमारा क्या था, समरूप। ये दोनों हमारा क्या था, समरूप था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, जैसे हम बोले थे कि संगत कोण, संगत कोण किसको कहते हैं, इसको समझ लो। तो कोण का मतलब मान के चलो, अगर हम ई दोनों त्रिभुज ले रहे थे तो ई वाला जो कोण होगा ना और ई वाला जो कोण होगा ना, यानी अगर हम इस त्रिभुज का ई वाला कोण ले रहे हैं तो इसी भी त्रिभुज का यही कोण लेंगे, तो इसी को बोलते हैं संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। और अगर हम ई वाला कोण ले रहे हैं इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये वाला कोण ले रहे हैं बी वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत कोण। और अगर हम यहाँ सी का कोण लेंगे और यहाँ भी सी का लेंगे तो ये दोनों कोण कौन सा कोण, संगत कोण। तो दिक्कत यहाँ तक। संगत भुजा किसको कहेंगे, अगर इस त्रिभुज में हम ई वाला भुजा ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में भी हम कौन सा भुजा लेंगे, यानी हम अपना बायां हाथ उठा रहे हैं तो तुमको भी कहेंगे तो अपना बायां हाथ उठाओ, तो कैसा हो जाएगा, संगत, 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 है ना। अब अगर ई वाला भुजा ले रहे हैं तो ये वाला भुजा लेंगे, तो ये दोनों कैसा भुजा, संगत भुजा। अगर ई भुजा ले रहे हैं नीचे वाला तो यहाँ भी नीचे वाला, तो ये दोनों कैसा भुजा, संगत भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक तुम लोग समझने में, तो बता दे है ना। यानी कि हमको सब पता चलेगा कि सर ये क्या हो जाएगा, बराबर होना चाहिए ना। नहीं, भुजा संगत क्या होना चाहिए, सब बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। और संगत भुजा समानुपाती हो, मतलब समान अनुपात में हो। जैसे संगत भुजा समझो, जैसे यहाँ पर देखो, आप समझा देते हैं थोड़ा सा। ये दोनों हमारा है समरूप कौन है, ये दोनों ना है। देखो समझाते हैं, इसका भी कुछ नाम देते हैं। क्या नाम, जैसे मान लो इसका नाम PQR, ठीक है, PQR। अब हम देख लेते हैं, देख हम क्या बोले पहले, संगत कोण अभी समझाते हैं। संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, तो इसका भुजा AB है, क्या लिए हैं, AB। तो इसका भुजा कौन सा लेंगे, PQ। फिर ई भुजा ले रहे हैं AC, इसका कौन सा लेंगे, PR लेंगे, AC और बट्टा ई कौन सा हो जाएगा, PR। फिर यहाँ से लेंगे BC, क्या ले रहे हैं, BC, तो इसका कौन सा लेंगे, QR। तो ये अनुपात में हुआ, किसमें हुआ है, लेकिन यहाँ बोला समान अनुपात। कैसा अनुपात, तो बराबर लगा दो, सब में सब समान हो गया, लगा देना बराबर लगा तो क्या हो गया, समान। तो ये समानुपाती हो गया पहला। दूसरा, संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण A किसके बराबर हो, कोण A बराबर कोण B। कोण B किसके बराबर हो, कोण Q के बराबर हो। कोण C किसके बराबर हो, R। हाँ, कोण C किसके बराबर हो, कोण R के बराबर। अगर ये दो बात को फॉलो कर रहा है तो बोलेंगे त्रिभुज कैसा है रे,
समरूप है, यानी समरूप होने का ये शर्त है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? यानी कि ध्यान से समझ, यानी हमको यहाँ पर एक चीज पता चला कि जो सर्वांगसम होगा, जो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, वो 100% समरूप होगा। जैसे मान के चल कि ये दोनों क्या है, त्रिभुज हमारा क्या है, सर्वांगसम है कि नहीं है? देखते ये भी 5, ये भी 5, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 4, ये भी 4, सर्वांगसम था कि नहीं था? तो अगर सर्वांगसम है तो सर्वांगसम है, अंक तो बराबर है, लेकिन देखो देखने में एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इस मतलब रूप समान है कि नहीं है? तो बोलेगा ना कि हाँ ये भी समरूप है, समरूप है कि नहीं है? ठीक, अब ये भी समरूप है, लेकिन दो समरूप को हम सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूप तो बराबर है और अंक बराबर है क्या? तो सर्वांगसम को हम समरूप बोल सकते हैं, पर समरूप को सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक डाउट खत्म हुआ। अब थ्योरी खत्म कर दिए हैं, अब आते हैं चैप्टर पर। तो प्रश्नावली क्या कर रहा है? प्रश्नावली 6.1, ठीक है ना? अब प्रश्नावली 6.1 निकालो फिर से, बुक लाओ। शाम को शुरू कर दिया था, चलो आ जाओ, चलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, कर रहे हैं बच्चा लोग थोड़ा। चलो देखो कोष्टकों में दिए 6.1 निकाल लो, बुक एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1 कहता है कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए स्थान को भरिए। सबसे पहला सवाल है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप? जैसे समझो बात को, देखो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये सभी वृत्त सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा? समरूप होगा। देखिए बड़ा है, ये छोटा है, इससे भी छोटा है, अंग बराबर नहीं रहा है, तो सर्वांगसम तो नहीं होगा, तो लेकिन रूप सबका बराबर, रूप सबका, ये भी गोल, ये भी गोल, ये भी गोल, तो क्या हो गया? सर्वांगसम। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। चल दूसरा क्या है? तथा सभी वर्ग, हाँ बताओ सभी वर्ग क्या होगा? वर्ग के बारे में समझाते हैं पर देख, सभी वर्ग क्या होगा? समरूप होगा, सर्वांगसम होगा? तो यहाँ भी देखो ये छोटा है, ये बड़ा है ना, तो अंक तो बराबर नहीं है, सर्वांगसम होगा नहीं करेगा, तो होगा क्या सर? समरूप। क्या होगा? समरूप। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? समरूप। चल तीसरा बोल रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा? समद्विबाहु या समबाहु? इसको समझो। समरूप क्या बोला? समरूप बोला है ना? हाँ, समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा? तो समबाहु तो तू लोग जानता है, समबाहु एकदम बराबर रहता है। अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। समबाहु का मतलब होता है सब भुजा क्या हो? बराबर। तो ये कभी बड़ा छोटा होगा नहीं, तो इसका अंग भी बराबर होगा, इसका रूप भी बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या बोला है? समरूप होते हैं। तो सर्वांगसम भी सर्वांगसम में भी आ जाएगा और समरूप में भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन समरूप होने के लिए दो शर्त बता दो। क्या बता सर? देखिए पहला, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होना चाहिए, समझ रहा बात को? संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। तो समबाहु तो फॉलो कर जाता है बात को, लेकिन समद्विबाहु को देखो, समद्विबाहु 2 टाइप का होता है। एक समद्विबाहु ऐसा भी बनता है आकृति, और एक ऐसा बना लेते हैं। देखो मान लो कि 6 है, ये भी 6 है, ये कहता है 4 है, ध्यान से समझ, ठीक है ना? मान लो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा क्या आधार है ना? तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, सब फॉर्मूला होता है ना, आधार बराबर क्या? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार लंब के स्क्वायर। 36 है। अच्छा एक सेकंड, इसको 6 बना लेते हैं, इसको 6 बना लेते हैं, ठीक है? तो 36, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का 36 में क्या था? 72 हो जाएगा ना? 72 का क्या निकलेगा? 9 × 72, 9 तो 9 गुना 4 गुना 2, 9 × 3 = 72, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, हो जाएगा 6 कितना? 3 2 बाहर ना आ गया, 6√2 कितना हो जाएगा? 6√2 इसका हो गया। अब यहाँ समझो, देखो दोनों समद्विबाहु है, यहाँ भी 2 भुजा बराबर, यहाँ भी 2 भुजा बराबर, तो 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर। एक के सामने ई कोण, एक के सामने ई कोण, इसके सामने ई कोण, इसके सामने ई कोण, बराबर है कि नहीं है? अब यहाँ से समझो बात को, यहाँ बोल रहा है कि क्या सभी कौन सा त्रिभुज है जो हमेशा समरूप होगा? हमेशा समरूप होगा।
तो समरूप तो समबाहु तो देख लेंगे सर हो रहा है ना, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन देख ई है समकोण समद्विबाहु, आई है समद्विबाहु, ये दोनों को ध्यान से देखो, क्या देखने में जैसा लग रहा है? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों देखने में जैसा है? तो दोनों समद्विबाहु है, लेकिन समकोण ही कुछ नॉर्मल वाला है। तो क्या दोनों में देखने में रूप समान है दोनों का? नहीं। प्रैक्टिस कैंसिल, तो कौन सा होगा? समबाहु। यहाँ पर जवाब क्या होगा? समद्विबाहु नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना, समझ में आ गया होगा। चल 4 नंबर का था भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण, यही वाला हो गया समरूप का, पहला उसका संगत कोण क्या हो? बराबर हो। दूसरा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? बराबर के समानुपाती हो, समानुपाती हो। पहले बराबर भरना, फिर क्या भर देना? समानुपाती भर देना चौथा में, ठीक है ना। चल फिर खत्म। दूसरा क्या कहता? देखो दूसरा कहता, समझ में आ गया ना? दूसरा देख, दूसरा कहता निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियां, कौन सा आकृतियां? अलग अलग उदाहरण देना है, दो मान लेते हैं। पहले जैसे हम वृत्त लेते हैं, ठीक है, देखो बड़ा वृत्त, देखो छोटा वृत्त, देखो इससे छोटा हो गया। अगर हम आयत भी ले सकते हैं, है ना, देखो बड़ा आयत, देखो छोटा आयत, फिर उससे भी छोटा आयत, अलग अलग दिए कि नहीं दिए? दो भिन्न बस एक ही देना था। समरूप आकृति है ना, देखिए भी गोल, भी गोल, भी गोल, ये भी आयत के जैसा है, भी आयत के जैसा है, भी आयत के जैसा है, पर अंग बराबर नहीं है, इसीलिए समरूप है। क्या है? समरूप है। दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसा आकृति बनाओ जो समरूप नहीं है, तो बना दो। मान लिया त्रिभुज बना दे, आयत को वर्ग बना दे, या आयत बना दे, ठीक है ना। देखो ये समरूप है क्या? ये त्रिभुज है, ये आयत है, समरूप है? नहीं है, कहानी हो गया खत्म। 3 नंबर क्या कहता? देखो 3 नंबर कहता है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए हम दो शर्त बताए थे यहाँ, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा क्या हो? समानुपाती। जैसा कि बुक आप लोग के पास होगा तो आप लोग को समझ में आता होगा, फिगर दिखाई दे रहा, फिगर देख रहा ना, एक को कैसा फिगर है, वैसे तिरछे दिया है, यानी सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? एक को वर्ग बना दिया है, क्या बना दिया है? हाँ, एक को वर्ग बनाइले है ना। ये सब दिया है 3 3, कितना दिया है? आई दिया 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5। बोलता है कि बताओ समरूप है कि नहीं है। तो तुम बताओ समरूप है? नहीं है। कि देखो ये तिरछा है, आई सीधा है, देखने में कैसा लग रहा है? नहीं। तो पलाही हम बोलते हैं क्या है? नहीं है। अब तुम लोग बोला कैसा नहीं है सर, थोड़ा साबित करके दिखाइए। तो देखने से तो लग ही रहा है, लेकिन साबित तो करना है, तो ये वाला बात तो फॉलो भी करवा सकते हैं। अब देखेंगे संगत कोण बराबर है कि नहीं है, पहले ही चेक करो। तो देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 रहबे करता है वर्ग में, लेकिन सम चतुर्भुज में 90 की गारंटी नहीं है। 90 से कम भी हो सकता है और कोई 90 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि तुम देख लो ना, ये देखो ये दोनों भाग है, ज्यादा फैलल है, जाहिर सी बात है 90 से ज्यादा रहेगा। आज जो कम रहेगा थोड़ा, ये भी 90 से ज्यादा लग रहा है, ये थोड़ा 90 से कम लग रहा है, तो बराबर नहीं ना है। पहला तो इसी कैंसिल हो गया, इसे छांट दिया। अगर हम संगत भुजा समानुपाती देखेंगे तो देखते हैं, तो देख मानते हैं कि हम कुछ भी नाम रखेंगे, जैसे कि इसको ऊपर रखेंगे, देख 1.5, इसको रखेंगे नीचे 3, इन्हें दिया था ये बी बटा फल्ला बराबर इतना बता रहे थे हम, अभी तुमको याद होगा। फिर जैसा अगर ये वाला पकड़ते हैं तो देख इतना, फिर अगर हम इसको पकड़ते हैं तो फिर इतना बटे इतना, फिर इसको पकड़ते हैं तो फिर से 1.5 बटे 3, फिर इसको पकड़ते हैं तो फिर से 1.5 बटे 3, तो 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3, 1.5 एकम 1.5 1.5 दूनी 3, 1.5 एकम 1.5 1.5 दूनी 3, 1.5 एकम 1.5 1.5 दूनी 3। देख सब में 1/2 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये तो सब बराबर हो ही गया, मतलब समानुपाती तो हो ही गया। तो ये मत कह देना कि सर अगर निचल का खाली काम फॉलो कर रहा है, ऊपर का फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या ये होगा? नहीं, दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि सर समानुपात में तो ही है भुजा, संगत भुजा तो हो ही जाएगा, नहीं, संगत कोण भी उसका बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है आपके लोग समझने में? चल चैप्टर हो गया खत्म। अब इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे हम 6.2। इसके बाद जो पढ़ाएंगे ना एकदम इम्पोर्टेंट है, थेल्स पर में एग्जाम में आता है, 5 नंबर का सवाल आता है। चलो इसको रखता है यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो फटाफट चैनल को।